हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बीपीएससी के जूनियर के पेपर में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो पेपर है आपका, वो टीयर 3 का पेपर है, जो कि एग्ज़ाम आपका रद्द हो गया था। अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है 19 को। तो इसके माध्यम से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पेपर में किस तरह से प्रश्न थे और आपको कैसे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास समय भी कम बचा है। मान लीजिए 15 मिनट, 15, हाँ 15 दिन कह सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए किस तरह से प्रश्न था और आप लोग किस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी 30 क्वेश्चन जो आपका रहता है लैंग्वेज का, वो तो सिर्फ पासिंग मार्क होता है। उसके बाद आपके 40 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं, जो कि आपके मेन एग्जाम के रिजल्ट में जुड़ते हैं। तो 40 क्वेश्चन जीके जीएस का और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट हिंदी का। तो हम लोग हिंदी पर डिटेल्ड में बात कर लेते हैं, बाकी आपको जीएस और लैंग्वेज का भी पेपर दिखा देंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न थे। तो हमारा आज का पहला जो प्रश्न रहेगा वो ये है कि इतिहास ग्रंथों को कालक्रमानुसार सही क्रम में रखना है। कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, जैसे इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ई ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि देखिए मिस्र बंधु विनोद जो लिखा गया था, मिस्र बंधुओं ने इसकी रचना 1913 में किया। ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने 1929 में लिखा। उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1940 में लिखा। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने 1938 में लिखा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये लास्ट में 1938 हो गया और बीच में 1940 हो गया, तो ये क्रम तो हुआ नहीं। अब बाकी ऊपर भी किसी में क्रम मिल नहीं रहा है, तो इसलिए आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। और ये ऑप्शन देने का अच्छा तरीका है कि अगर आप सिद्ध करते भी हैं कि ये आंसर गलत है, तो भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं करना पड़ेगा। नीचे ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, वही सही हो जाएगा। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न है। इसमें भी देखिए क्रम ही लगाना है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा यानी सूफी काव्यों की रचनाओं को सही क्रम लगाना है। तो देखिए इसमें जो आपका सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 72 नंबर का ए ऑप्शन। पहले मधुमालती हो जाएगी, उसके बाद नहीं, ये चंदायन हो जाएगा, फिर मृगावती हो जाएगी, पद्मावत हो जाएगा, फिर मधुमालती हो जाएगी। ठीक है। चंदायन कब लिखा गया था ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। तो चंदायन 1379 ईस्वी में लिखा गया था। मृगावती, तो मृगावती आपका 1501 में लिखा गया था, 1501 में। पद्मावत 1540 में। और मधुमालती जो था वो 1545 ईस्वी में ये लिखा गया था। ठीक है। बाकी इसके रचनाकारों को तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए मृगावती जो है उसको कुतुबन ने लिखा है। उसके बाद जो आपका पद्मावत है इसको जायसी जी ने लिखा है। और चंदायन तो आप लोग जानते ही हैं, मुल्ला दाऊद की रचना है। और जो आपका एक बचा ये मृगावती, कुतुबन, चंदायन, मुल्ला दाऊद, मधुमालती, ये मंझन की है। दोस्तों यदि आप लोगों ने टीयर 2 का जो पेपर है वो नहीं देखा है, तो उस पेपर को मैंने हल कराया था। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, या हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। उस पेपर में मेन बात ये रही कि उसमें साहित्य से प्रश्न गिनती के 2-4 पूछे गए थे, और ज्यादातर जो प्रश्न थे आपके वो व्याकरण से थे। लेकिन इस पेपर में साहित्य से ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं। और उसमें एक कॉमन चीज ये थी कि उस पेपर में आपका 20 क्वेश्चन अपठित गद्यांश से था, लेकिन इसमें जो है आपका 25 क्वेश्चन है अपठित गद्यांश से। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा। तो
तो देखिए ये जो सिद्धो और नाथों की जो रचनाएं थी, इनको इन्होंने सांप्रदायिक रचना कह करके इसको साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा। तो 73 का बी ऑप्शन आपका सही जगह। 74 नंबर प्रश्न है कि किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित करके उसका प्रकाशन बंद करवा दिया था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि इसका प्रकाशन किसने बंद करवाया था, तो डॉक्टर वूलर ने। डॉक्टर वूलर ने कहा था कि ये अप्रमाणिक रचना है, ये सही नहीं है, इसका प्रकाशन बंद करवा दो। और देखिए इससे हमेशा प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना। तो इनको आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने की चीज है। अप्रमाणिक किसने माना है उनको मैं नाम बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो पहले तो रामचंद्र शुक्ल ही हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल भी अप्रमाणिक ही मानते हैं। फिर आपका मुंशी देवी प्रसाद हो जाएंगे, मुंशी देवी प्रसाद ये भी अप्रमाणिक मानते हैं। और उसके बाद जो गौरी शंकर ओझा थे, वो भी हीराचंद गौरी शंकर ओझा उनका पूरा नाम था, ओझा हम लोग कहते हैं, तो वो भी इनको अप्रमाणिक रचना मानते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर कि निम्नलिखित के कालक्रमानुसार सही क्रम का चयन करिए। आपको सही क्रम बताना है। तो देखिए तुलसीदास की जो रचनाएं हैं ना, वो संवत में मिलती हैं, और संवत में आप देखेंगे तो नोटिस किए होंगे तो उसके आगे इंडिफिनिट का साइन बना होता है, या इतने से इतने के बीच में हुई होंगी, करेक्ट एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता है। फिर भी रचनाओं को एक सीक्वेंस में रखना पड़ता है कि आप किस सीक्वेंस में उसको देख रहे हैं। तो ये आपका प्रश्न है कि कालक्रमानुसार सही क्रम का चयन करिए। विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, बर्वे रामायण। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 75 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका रामाज्ञा प्रश्नावली आएगी, इसको इन्होंने 1627 में लिखा था, ठीक है। 1627 संवत है, संवत, इसमें से 57 घटाएंगे तो ईस्वी सन आएगा। उसके बाद रामलला नाछू लिखे थे, उसके बाद विनय पत्रिका लिखे थे, उसके बाद बर्वे रामायण लिखे थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 76 नंबर प्रश्न, ये मिलान करना है। ये एक तरफ से भक्ति संप्रदाय है और एक तरफ उसके प्रवर्तक हैं, उनका मिलान करना है। तो देखिए निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, तो आपका राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो हित हरिवंश हो जाएंगे, और हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हो जाएंगे स्वामी हरिदास हो जाएंगे, और गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग देखते हैं इसमें जो आपका सही कुट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 77 नंबर कि गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारें केस, चल खुसरो घर आपने रैन भाई चौदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, इनकी मृत्यु पर ही इन्होंने इस दोहे को कहा था। अगला प्रश्न है 78 नंबर कि एक सूची को दूसरे सूची के रचनाकारों से मिलान करना है। इधर रचनाएं हैं, इधर रचनाकार हैं। अब हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा था, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ए का दूसरा ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए ए का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ये। उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, यानी बी का चौथा। उत्तर भारत की संत परंपरा, यानी कि सी का रामस्वरूप चतुर्वेदी फर्स्ट, और डी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, ठीक है, 3। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 कि रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के 4 आरंभिक कवियों का सही अनुक्रम बताइए।
तो देखिए, जो शुक्ल जी ने जिस क्रम में रखा है उसी क्रम में बताना है, किसी दूसरे का मत नहीं लेना है। और शुक्ल जी ने क्या किया था कि सबसे पहले सूरदास को रखा था, यानी कि दूसरा नंबर। ठीक है, सूरदास को पहले रखे थे, उसके बाद परमानंद दास को रखे थे, उसके बाद कृष्णदास को, उसके बाद नंददास को। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक दो, यानी कि 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग रामचंद्र शुक्ल की अगर हिंदी साहित्य का किताब हो आपके पास तो वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 80 नंबर कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। तो देखिए, रामचंद्रिका जो है उसको पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो जिस नाम से बुलाया था या जो उसको संज्ञा दिए थे, वो बोले थे फुटकर कवित्वों का संग्रह। ठीक है, बाकी छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को किसने कहा था? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ये चीज भी ध्यान दीजिए आप लोग, क्या पता इस एग्जाम में पूछ ही दिया जाए। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है 81 नंबर कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो देखिए, वो नए काव्यों को उपकरणों का उपयोग करते हैं, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता का भी प्रयोग करते हैं, नई राहों के अन्वेषी भी हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक से अधिक आंसर सही है। इसके बाद 82 नंबर, 82 का आपको बताना है, सुमेलित ही करना है, अध्याय है और रचना है, और इसको सुमेलित करके आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो देखिए, अब ये बताना है कि किन रचनाओं के विभाग समय के आधार पर किए गए हैं। तो आपका पृथ्वी रासो जो है उसमें समय के आधार पर विभाजन किया गया है। टोटल 69 समय हैं और 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। और ये प्रश्न बनता है, हमेशा बनता है कि पृथ्वी राजरासो में समय कितने हैं? तो 69 हैं। और कितने छंद हैं? तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद कांड। तो देखिए, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, अरण्य कांड आपके रामचरितमानस में मिलता है। ठीक है, उसके बाद खंड। तो साकेत का नवम खंड क्या है? तो आपका उर्मिला वियोग वर्णन है, ये सब आप सुने होंगे, तो ये हो जाएगा आपका साकेत। अब पद्मावत में सर्ग है। ठीक है, जैसे नागमती वियोग वर्णन चौथा सर्ग है तो 27वां सर्ग है, तो इस तरह से। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 कि इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? आपको बताना है कि इनमें भारतेंदु मंडल के लेखक कौन नहीं। देखिए, भारतेंदु मंडल के स्पेशल लेखक थे और उनमें जो आपके श्रीधर पाठक जी हैं ये नहीं है। ठीक है, 83 का सी ऑप्शन से हो जाए। 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तीसरे शतक के कवि नहीं हैं। और आपके सामने ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, विजय देव नारायण शाही, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। 84 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे जी जो थे वो तार सप्तक के संपादक थे, जो 43 में 1943 में आया था, पहला तार सप्तक निकला था, इसी के संपादक रहे या इसी में लिप्त रहे, इसमें रचनाएं किए। बाकी विजय देव नारायण शाही और केदारनाथ सिंह तीसरे शतक में शामिल थे। अगला प्रश्न है 85 नंबर। ये भी मिलान करना है, एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके उपन्यासकार हैं और इनको सूची में मिलान करना है। तो देखिए, रतिनाथ की चाची जो ये उपन्यास है इसको नागार्जुन जी ने लिखा है।
यानी कि ए का दूसरा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपका प्रतिपरी कथा रेणु जी का है, तो बी का चौथा। कब तक पुकारूं, तो रांगे राघव जी का है पहला। और पानी के प्राचीर, तो ये रामदरस मिश्र, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें दिक्कत ये भी एक है ना कि आप दो ऑप्शन मिला लिए, सही मार दिए, पता चला तीसरा मिला ही नहीं, और आपके सामने एक और नया ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसके लिए तो आपको पूरा पूरा चीज आनी ही चाहिए, तब तुम बता पाएंगे कि कौन चीज है कौन नहीं है। इसमें थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है 86 से लेकर के 110 नंबर तक, वो सिर्फ अपठित से प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपठित गद्यांश के बारे में अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि आपने बीए किया, उसके बाद बीएड किया, उसके बाद आपने सीटेट निकाला, तब जाके जूनियर का पेपर दे रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग हैं, आप लोग गद्यांश को पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं। और देखिए गद्यांश इतना कठिन पूछता भी नहीं है, जैसे ये गद्यांश दिया गया है, आप लोग देख लीजिए एक बार। और सबसे पहले क्या होता है कि आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए, इसका ट्रिक बता दे रहे हैं, क्योंकि आपका समय बहुत लॉस होगा, तो उस समय बचाना ही अच्छी बात है। कि सुखी जीवन का मंत्र क्या है, ये क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद तब गद्यांश पढ़िए। कि विश्व में हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, लेकिन उसकी प्राप्ति का मंत्र वह नहीं जान पाता है। भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानने की वह भूल करता चला जाता है। संसार में प्रत्येक संबंध के साथ संयोग वियोग जुड़ा हुआ है। किसी के साथ रात सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है। यदि कोई विषय ऐसा है जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो वह है आनंद। अतः अंतःकरण का विषय है, पर आश्रित नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति ही आनंद की अनुभूति कर सकता है। सुखी होने के लिए दूसरों को सुखी देखकर सुख का अनुभव करना व दुखियों को देखकर करुणा के प्रति द्रवित होना आवश्यक है। संवेदनशील व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। तो देखिए सुखी होने का मंत्र क्या है, तो इसमें दिया गया है कि जो आनंद की अनुभूति करते हैं, सच्चा सुख आसक्ति के त्याग में है। तो जीवन सुखी होने का मंत्र है कि जो आसक्ति का त्याग है उसी में सच्चा सुख है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये जो सही उत्तर देंगे वो देंगे ऑप्शन नंबर 1 को, कि आसक्ति का जो त्याग है वही सुखी जीवन का सही मंत्र है। तो इसी तरह से आप लोग जैसे प्रश्नों को पढ़ते रहिए। मनुष्य किसे सच्चा सुख पाने की भूल करता है, तो भौतिक सुख को पाना चाहता है, इसलिए वो ऐसी भूल करता है। उसमें सीधा सीधा दिया गया है आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है। उसके बाद जो भाव पराश्रित न होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा उसे क्या कहते हैं। तो देखिए आप प्रश्न पढ़िए, उसके बाद उसके उत्तर ढूंढ लीजिए, आप लोगों के लिए वो सही रहेगा। 90 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इसके बाद ये अगला गद्यांश है, गद्यांश को देख लीजिए। वैसे भी मैं जानता हूं कि आप लोग इसको पढ़ेंगे है नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने टियर 2 का पेपर हल कराया था, उसमें भी आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन ही देखा है। तो इसलिए हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन ही दिखाएं, इसमें समय व्यर्थ करने का कोई औचित्य है नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये अपठित का क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा डिटेल्ड बताना कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, ये गद्यांश है, इसके बाद इसके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चौथा नंबर गद्यांश है, इसके फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद ये 5वां नंबर गद्यांश और उसके 5 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन गद्यांश से रहेंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नों पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 111 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। आपको गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये तो करेक्ट है, गलत पूछा गया है, गलत बताना है। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, ये भी करेक्ट है।
विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत पूछा है तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग का साथ स्वर व्यंजन विसर्ग कुछ भी मिक्स करेंगे तो वहां विसर्ग ही संधि होती है। इसके बाद 112 नंबर कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है अब पहला पद गौण होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए वहां पे आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला है 113 नंबर प्रश्न है कि अक्षौहिणी में कौन सी आपकी संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है अक्ष प्लस उहिनी बराबर अक्षौहिणी, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी, ये आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 114 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा समास। 115 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? आपको सही उत्तर बताना है। तो 114 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि देखिए इसमें दिया गया है कि अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये भी सही है, और यह है कि वर्ण के पंचम अक्षर अनुनासिक होते हैं, ये भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से कम सांस निकलना है, ये गलत। तो 1 और 2 आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 115 का बी। 116 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए नोटिफिकेशन का वो पूछा गया है हिंदी अनुवाद, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अधिसूचना। जो हमारे यहाँ मोबाइल पर नोटिस आती है वो भी अधिसूचना ही है। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा होना चाहिए? तो 1/3 शब्दों में। इसके बाद कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद बताना है, तो ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है वो कार्यालय ज्ञापन होता है। उसके बाद 119 नंबर प्रश्न है शुद्ध का चयन करना है। तो देखिए नदियों के पानी की सिंचाइयाँ ये सब शुद्ध नहीं है, आपका शुद्ध ये ऑप्शन ही हो जाएगा, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। तो 119 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 120 नंबर है, और इसमें आपको बताना है कि साधारण वाक्य में बदलना है इसको। ये जो वाक्य दिया गया है इसको साधारण वाक्य में बदलना है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो इसका जो साधारण वाक्य होगा ये होना चाहिए कि सभी लोग या सभी लोकप्रिय कवियों का सम्मान करते हैं। ये इसमें कुछ दिया नहीं गया है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 121 नंबर प्रश्न, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। तो देखिए इसमें 2 शब्दों को जोड़ दिया गया है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अगला है 122 नंबर प्रश्न, और इसमें आपको बताना है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का सही अर्थ। तो आपका सही अर्थ हो जाएगा कि समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो अमीर आदमी है उसके सामने गरीब आदमी का उतना वर्चस्व हो नहीं पाता है। 123 नंबर प्रश्न है कि अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो देखिए अभिधा के तो कुछ भेद होते नहीं है, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना, और लक्षणा शब्द शक्ति के भेद होते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, लक्षणा के अपदान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। तो
ये सब होता है। 124 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा नाम अजहत स्वार्थी भी है। तो 124 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, उपादान लक्षणा का। सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद 125 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। तो देखिए पदबंध का भेद जो है उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 का डी। 126 का देखते हैं। तो 126 में ये जो लोकोक्ति दी गई है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं, इसका सही अर्थ बताना है, तो ऊंची दुकान फीका पकवान आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 127 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अनुसार वाच्य बनता है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य सभी के अनुसार बनता है, ठीक है। इसमें फिर दिया है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार ही चेंज होते हैं, वह कहलाता है। तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है, और जब कर्म के अनुसार चेंज हो जाते कर्मवाच्य, और जब भाव के अनुसार चेंज हो भाववाच्य। 129 नंबर, विद्यार्थी ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण है, इसलिए से जोड़ा गया है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 129 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 130 नंबर, कीलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए ये वात्सल्य रस है। जो भाव मन के केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं संचारी भाव। और इससे एक प्रश्न और बनता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो 33। 132 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है। तो भक्ति रस के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो आपके रूप गोस्वामी जी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। 133 नंबर प्रश्न, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु विधि कर्म करे विदुनाना, इसमें कौन सा अलंकार है। तो विभावना अलंकार है। जहां बिना कारण के कार्य होता है वहां पे विभावना अलंकार होता है। 134 नंबर प्रश्न कि कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है। तो वक्रोक्ति। देखिए काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, ये सब शब्द अलंकार में आते हैं। 135 नंबर प्रश्न कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो 5 होते हैं। छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ठीक है। 138 नंबर प्रश्न 136 नंबर देखते हैं। 135 हो गया तो कि कुंडलिया छंद किन दो छंदों को मिलकर के बना है। तो दोहा और रोला को मिला देते हैं तो कुंडलिया छंद हो जाता है। दोहा का जो अंतिम लाइन होती है कुंडलिया की, जो रोला की प्रथम लाइन होती है, वो दोनों मिलती जुलती हैं, और जिस शब्द से स्टार्ट होता है उसी शब्द पे अंत हो जाता है। 137 नंबर प्रश्न है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है। तो सोरठा होता है। देखिए दोहा में क्या होता है कि 13 और 11 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं, ऐसे उलट जाता है। 138 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन वाणिक छंद है। तो देखिए दोहा रोला मात्रिक छंद है, मालिनी जो है वाणिक छंद है। 139 नंबर प्रश्न कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता है। तो अंतेवासी कहा जाता है। 140 नंबर प्रश्न कि वाक्य के जिस शब्द से शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस शब्द से क्रिया का संबंध होता है वहां पे कारक होता है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 का बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 141 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ नौका है। तो देखिए नौका जो है वो तरड़ी का होता है, तो
रीढ़ी ऐसे होता है, इसी का नौका होता है। तो एक तरह से ये सही भी है, बाकी आप ई ऑप्शन लगा लीजिएगा जब अगर नहीं लगेगा आपको सही है तो, बाकी हमारे हिसाब से यही सही है। इसके बाद 142 नंबर प्रश्न, अब्ज का अर्थ क्या है? तो कमल और चंद्रमा को अब्ज कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 143 नंबर प्रश्न है कि मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो मंदिर को देवालय कहते हैं और मंदिरा को सुशाला कहते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 कवि का स्त्रीलिंग, तो कवित्री हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? तो उद्गंचारण, उच्चारण, तो 145 का आपका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव, तो उत्साह हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। इसके बाद 148 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है? तो आशीर वो के ऊपर उड़ंतुका र है, तो ये आपका सही हो जाएगा, आशीर्वाद। उसके बाद 149 नंबर, बताना है कि कौन से समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो आपका तत्सम जो सभी है, शर्करा, पवन, अग्नि, ज्येष्ठ, बी ऑप्शन में। और ये 150 नंबर प्रश्न है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, उत्तम का जो विलोम हो जाएगा वो अधम हो जाएगा, यही गलत है, बाकी और ये दोनों सही है। तो ये हमारे 80 प्रश्न हो गए हिंदी के। अब हम लोग लैंग्वेज का प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के प्रश्न भी आपके रहेंगे, 9 क्वेश्चन करना रहेगा पास के लिए, बाद में तो इसको हटा दिया गया था, फिर भी देख लीजिए। तो 8 प्रश्न आपके तो इंग्लिश के रहेंगे, उसके बाद हिंदी का रहता है प्रश्न, तो 9 से लेकर के 20 तक, ठीक है, 9 से लेकर 20 तक गद्यांश दिया रहेगा, और उस गद्यांश से आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो गद्यांश से तो आप लोग प्रश्न का उत्तर निकाल ही सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूछा गया है कि जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं? तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ये देखिए कि जापान एक छोटा द्वीप समूह है, चीन के पूर्व में स्थित है, जापानी लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, वे खूब साफ रहते हैं, उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है, ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, आज संसार जापानी मालों से भरा हुआ है, ये लोग सभी चीजें बनाते हैं, जापानी नवयुवक दूसरों देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाना खोलते हैं, वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है, जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, अपने देश में कल कारखाना खोलने के लिए ये लोग दूसरे देशों में जाकर के पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट पढ़िए और ये सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, जापान हमेशा क्यों हरा भरा रहता है? तो उसमें आपने पढ़े थे कि यहाँ का जो जलवायु हो ठंडी नहीं है, इसलिए यह हरा भरा रहता है। इसके बाद द्वीप का सही अर्थ क्या है? उसके बाद तो ये देखिए दूसरा गद्यांश है, इस गद्यांश को भी पढ़ के आपको बताना है क्वेश्चनों के आंसर। ये क्वेश्चनों को देख लीजिए और आप लोग आंसर कर लीजिए। इसके बाद ये कुछ प्रश्न है, तो हमको तो लगता है कि आप सिर्फ गद्यांश वाला ही क्वेश्चन करके 9 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट करने का कोई औचित्य तो आपको रहेगा नहीं, 9 क्वेश्चन कर लेंगे, पास हो जाएंगे। और जो आपके गद्यांश वाला पोर्शन दिया गया उसमें 11 क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर नहीं भी कर पाते हैं उनको, और माइनस मार्किंग है नहीं, सब तो गोला करना ही है, अगर रैंडम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद एक ही ऑप्शन गोला कर देते तभी आपका सही हो जाएगा। तो पासिंग वाले में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये सब प्रश्न देख लीजिए, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि हो जाएगा। इसके बाद देशज शब्द कौन सा है? तो खुरपी हो जाएगी। अकर्मक क्रिया तो सोना हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग प्रश्नों को देख लीजिए, ये सरल प्रश्न पूछे गए हैं, ज्यादा उतना कठिन प्रश्न है नहीं। तो 30 प्रश्नों में से आप 9 प्रश्न कर ही लेंगे। जनरल स्टडीज के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज
में 40 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में सब लोग स्कोर करते हैं। और जो बचे प्रश्न होते हैं उसमें 40 प्रश्नों में यदि आप 25-30 प्रश्न करते हैं तो आप एकदम श्योर हो करके सिलेक्शन के लिस्ट में आ सकते हैं। तो देखो, ये पूछा है कि जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। ये सब प्रश्न आपको बताना है। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है कि किस परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। साबुन उपयोग का उपजात क्या है। उसके बाद प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। उसके बाद 36 नंबर, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है। फिर इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। तो ये देख रहे हैं ना आप लोग प्रश्न कि कितना डीपली जा करके आपसे विज्ञान के प्रश्न पूछा गया है। और देखिए, इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे, जिसकी 64वीं वार्षिक बैठक 2024 में दुआस के स्विट्जरलैंड में हुई। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बने हैं। देखिए 24 का ये भी पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 24 के दूसरे सप्ताह में अपना एक एकीकृत भुगतान इंटेक्स सिस्टम लॉन्च किया। इसके बाद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 फरवरी 2024 को राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 का विधेयक पास किया गया। तो ये सब प्रश्न देखिए करंट के प्रश्न हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उन प्रश्नों पर बात करना अच्छी बात नहीं है जिसमें आपकी पकड़ ना हो। जो हमारे पकड़ के प्रश्न थे, हमारे हिंदी साहित्य के प्रश्न थे, उस पर हम लोगों ने बात किया। ये देखिए, ज्योग्राफी से प्रश्न है कि बोल्टोरो हिमनद स्थित है। उसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि में के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन बताना है। ये भी ज्योग्राफी का ही है। उथली झील कौन सी है। बायोम चैफेरेल के रूप में बनाया जाता है। ये भी ज्योग्राफी का ही प्रश्न है। ये ज्योग्राफी से सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, हवाओं का क्रम। इसके बाद टफ किससे संबंधित है, तो ये शैलों से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैथ के प्रश्न हो गए, ठीक है। ये मैथ के ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका ये 70 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी यदि आपने टियर 2 वाला प्रश्न उत्तरी नहीं देखा हो जो जूनियर के लिए है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के देख लीजिए। वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आप दोनों पेपरों को देख करके उसके आधार पर तैयारी करेंगे तो एक ठीक ठाक लेवल की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अपठित को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि अपठित से ज़्यादा प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे टीजीटी की प्रश्नोत्तरी को लेकर के, जो टियर 3 की प्रश्नोत्तरी थी, तो उसको आप लोग देखिएगा।